नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम। दोस्तों, नेपाल में फिर से आंदोलन शुरू होने जा रहा है और ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये जो जिन लोगों ने इस आंदोलन को शुरू किया था उन्हीं में से एक व्यक्ति है सुदान गुरुंग, जो हामी नेपाल एनजीओ का फाउंडर है। उसने ये बात कही और कहां कही है यह बात? प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के आवास के बाहर खड़े होकर के मीडिया से बात करते हुए। तो एक तो ये जो सुदान गुरुंग है ये पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। कैसे बेनकाब हो चुका है? इसके संबंध सीआईए से मिले हैं, इसके संबंध विदेशी जो डीप स्टेट जैसी चीजें होती हैं वहां से फंडिंग लेते हुए इसके एनजीओ को मिला है। साथ के साथ यह भी पता चला है कि ये जॉर्ज सोरोस के ओपन फाउंडेशन सोसाइटी, जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन कुछ करके है ना उसका, उससे भी इसने चंदा लिया है और ये फ्रिक्वेंटली यात्राएं करता रहा है। दुनिया में जितना भी डीप स्टेट है या जितना भी रिजीम चेंज करने का अमेरिकी तरीका है, उस तरीके में यही होता है। एनजीओ को पैसा दो, वो पैसा रूट कराओ, स्ट्रीट प्रोटेस्ट कराओ और प्रोटेस्ट कराने के बाद फिर रिजीम चेंज करा दो। उससे पहले ऐसी स्थिति निर्मित की जाती है कि सब कुछ रियल लगे, सब कुछ रियल लगे। जब से मोनार्की खत्म हुई है नेपाल के अंदर, तब से नेपाल आइडेंटिटी के लिए तरस रहा है। जब से लोकतंत्र आया है 14 बार वहां का प्रधानमंत्री बदल गया है। कैसे बदल गया भैया 14 बार प्रधानमंत्री? बदला नहीं है, इसको बदला गया है। अच्छा, चाइना जो है वो दूसरे तरीके से काम करता है। चाइना जो काम करता है वो किसी प्रोजेक्ट को काउंटर करके काम करता है। जैसे कोई काम हो रहा है, उसमें बताएगा भ्रष्टाचार हो गया, ये देश के विरुद्ध है, मीडिया को कंट्रोल करके करता है। तो ये दोनों मिलकर के जो नेपाल में गेम खेल रहे थे, उस नेपाल के गेम में भारत की भी एंट्री हो गई। पूरी बात बताऊंगा, पूरा सुनिएगा, सारी चीजें दिखाऊंगा भी और लाइक कमेंट करते रहिएगा। तो एक तो पहला कि जितने नेपाल में आंदोलन करने वाले थे सब बेनकाब हो गए। दूसरी चीज, सुशीला कार्की ने जो गेम खेला उससे जो जेनजी प्रोटेस्ट वाले नेता थे ये पूरी तरीके से हिल गए हैं और इनके आका कह रहे हैं कि अब एक काम करो, कि धमकी दो कि अब तुमको भी प्रधानमंत्री के पद से हटा देंगे हम लोग अगर हमारी बात नहीं सुनोगी तो। तीसरी चीज कि क्या यह आंदोलन शुरू होगा या नहीं होगा? क्या सुदान गुरुंग की जब असलियत बाहर आई है तो उसको पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर दिया गया है, क्योंकि सुदान गुरुंग गया था सुशीला कार्की से मिलने के लिए, काकरी से मिलने के लिए पीएम आवास में। अब आवास कह लीजिए, ऑफिस कह लीजिए, जो भी चीज कहिए, ओरिजिनल वाला तो फूंक फाक दिया इन सबों ने। इसको मिलने नहीं दिया गया, इसको घुसने नहीं दिया गया। और क्यों नहीं घुसने दिया गया उसके बारे में बताऊंगा, और काकरी ने गेम क्या खेला है उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए पहले पॉइंट वाइज देखते हैं, है ना। क्या कह रहा है कि बी पुट हर ऑन चेयर, इट विल बी टेक टाइम टू रिमूव हर, जेनजी प्रोटेस्टर डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ नेपाल पीएम सुशीला कार्की। कार्की नाम है ना, कार्की या काकरी जो भी है, खैर हमने बैठाया है कुर्सी पे, हमको समय नहीं लगेगा तुम्हें रिमूव करने के लिए, है ना। तुम इस्तीफा दे दो। क्यों इस्तीफा मांगा जा रहा है? क्योंकि सुशीला कार्की को, जो सुशीला हैं, उनको प्रो भारत माना जा रहा है, प्रो मोदी माना जा रहा है। उन्होंने खुल करके कह दिया है यह बात। लेकिन उससे बड़ा गेम क्या किया? 3 मिनिस्टर को अपॉइंट किया। कौन कौन से? एक कुलनाम घिसिंग है, एक रामेश्वर खनाल है और एक ओपी ओम प्रकाश आर्यल है। अच्छा, ओम प्रकाश आर्यल कौन है इसके बारे में बताऊंगा, पहले उसको जान लीजिए तब मजा आएगा इसमें। ओम प्रकाश आर्यल एक एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, नेपाल के, और उनकी जान पहचान सुशीला जी से पहले से है। और जब ये
सुदन जो गुरुंग है ये नहीं मान रहा था हामी नेपाल वाला, तब मध्यस्थता का काम किया था ओम प्रकाश आर्यल ने, मध्यस्थता का काम किया था, क्योंकि वो उसको भी जानते थे और प्रधानमंत्री जो बनी है उनको भी जानते थे, सेना से भी अच्छा था, वकील है ही, बुद्धिमान व्यक्ति है ही। उन्होंने मीडिएशन का काम किया, उन्होंने मीडिएशन का काम किया और सुदान गुरुंग को कर दिया किनारे, मतलब हामी नेपाल वाले को कर दिया किनारे, और खुद बन गए कानून मंत्री और गृह मंत्री। खेल ये हो गया। अच्छा, ये जो आर्यल साहब है इनको भी प्रो इंडिया माना जाता है, ये जो घिसिंग साहब हैं इनको भी प्रो इंडिया माना जाता है, अरे जो रामेश्वर खनाल है इनको भी प्रो इंडिया माना जाता है। तो प्रधानमंत्री और 3 मंत्री प्रो इंडिया हो गए। ये अमेरिका के पिट्ठू हैं, दूसरा वाला चाइना का पिट्ठू है, लेकिन वो इस समय बहुत फूक फूक करके कदम रख रहा है, वालेंसा। तो भाई बुरा लगेगा ना। इसको क्यों बना दिया? अरे भाई इसको इसलिए बना दिया क्योंकि ये ठीक आदमी है, ये काम करेगा, कानून मंत्री इसको बना दिया, गृह मंत्री बना दिया। अब आइए फिर से गेम पे, है ना, जो इसके बारे में चिट्ठी पत्री चल रही है। नेपाल पीएम सुशीला काकरे अपॉइंटेड 3 मिनिस्टर्स विद स्ट्रॉन्ग इंडिया लिंक्स। ठीक है गुरु। हाँ, अब ये देखिए ये क्या कह रहा है। अब पुरानी न्यूज नहीं, सब शाम से हो रहा है। आप सुबह आप वीडियो देख रहे हैं, कल शाम से ही शुरू हो गया था ये सब कुछ। सुदान गुरुंग ज्वाइन द जेनजी फैमिली जो stage a protest outside the PM residence, demand Sushila Kakri resignation. We warn the people are the most powerful force in Nepal. We can remove anyone we put in place. मतलब जैसे इसको लग रहा है कि इसके खाला का घर हो गया। आपको एक चीज बता दूं, ये हामी नेपाल अकेला एनजीओ नहीं था नेपाल में प्रोटेस्ट करने वाला, 12 एनजीओ हैं, 12, और उसमें से मैक्सिमम एनजीओ जो हैं वो फंडेड है विदेशियों से, मैक्सिमम एनजीओ। अच्छा मेरी बात मत मानिए, आप जाकर के खुद इनकी वेबसाइट पे चेक कर लीजिए कौन कौन है। अल जजीरा इनका फंडर है, कोक इनका फंडर है, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन इनका फंडर है, सारे फंडर है इनके। अच्छा ये फंड क्यों कर रहे हैं? तुम इतना बढ़िया महान काम कर रहे हो, यही तो फंड भारत में भी करते हैं। अच्छा जो हामी नेपाल का फाउंडर है, एक और बुढ़ा सा व्यक्ति है, वो जो फाउंडर है उसको वही वाला पुरस्कार मिला हुआ है जो रवीश कुमार को मिला हुआ है और केजरीवाल को मिला हुआ है, रमन मैक्सेसेक शायद क्या बोलते हैं उसको, वो वाला किसको मिलता है? जो व्यक्ति किसके लिए काम करता है? सीआईए के लिए। खैर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं। क्या नेपाल में फिर तख्ता पलट होने वाला है? जनजी आंदोलन के नेता गुरुंग ने क्यों मांगा कारगिल से इस्तीफा? भाई मान लो इतना मेहनत किया इन लोगों ने, उधर से माल लिया, इधर लगाया, 1000 इमारतें जलाई गई हैं, ऑडिट शुरू हो गई है। 1000 इमारतें, 1000 इमारतों के जराने के लिए एमिनेशन कितना लगता है, पैसा कितना लगता है, प्लानिंग कितना लगती है। एक व्यक्ति ने खोला है अभी कैमरे पे कि हम 2 साल से प्लानिंग कर रहे थे, 2 साल से प्लानिंग चल रही थी। पैसा कहां से आ रहा था भाई? ये बिना पैसे का हुआ है, ये इसमें करोड़ों रुपए लगे हैं। वो किस लिए आया है? किसका इंटरेस्ट था? स्टूडेंट का इंटरेस्ट था, जेनजी का इंटरेस्ट था, जिनको आगे खड़ा किया गया। इनमें से कोई क्यों नहीं आंदोलन के बीच में दिखाई दिया? इनमें से कोई घायल क्यों नहीं हुआ? इनमें से कोई चोटिल क्यों नहीं हुआ? बालन साहब तो घर में से नहीं निकला और ये सब हीरो हो गए अचानक से कि इनको पीएम बनाओ, इनको पीएम बनाओ, इनको पीएम बनाओ। और तब तक आ जाती है सुशीला जी बीच में, है ना। देखिए मैं क्या बताऊं आप लोगों को, समझिए इस बात कि किस तरीके से एक तरफ अमेरिका लगा हुआ था, एक तरफ चाइना लगा हुआ था, और जब ये दोनों लग करके काम कर रहे थे तो उसमें एंट्री होती है फिर भारत की। अच्छा भारत की एंट्री होती है तो गेम जाता है पलट, और जब तक ये समझें गेम को तब तक हो जाता है डबल गेम, और जब तक ये कहें कि हमारा आदमी अपॉइंट होगा उससे पहले फिर हो जाता है एक गेम। अच्छा घिसिंग साहब भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, काकरी को पता था कि अगर सुशीला नहीं होती हैं, बनती हैं, तो ये घिसिंग साहब बनते। कुलमान घिसिंग जो है ये ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किए हैं, निश्चित तौर पे ये बधाई के पात्र हैं, उसमें इनको ऊर्जा मंत्री बनाया भी गया है। दूसरा पॉइंट समझिएगा इसमें, ये चाहते थे
कि ये जिसको चाहे वो बने, ठीक। लेकिन जब मध्यस्थता कर रहे थे ओम प्रकाश, तब इनको पता नहीं था कि ओम प्रकाश क्या गेम करेंगे। अभी बेटा तुम लोग हो 34-35 साल वाले, एनजीओ पेनजीओ चलाओ, इधर उधर से पैसा लो, एंजॉय करो, घूमो फिरो, तो वकील है है ना। और एक बात ध्यान रखना, दुनिया भर में, दुनिया भर में आंदोलन का, आज से नहीं सैकड़ों साल से वकीलों का बहुत तगड़ा वर्चस्व रहा है, और वो घूम फिर के आते हैं कहीं ना कहीं से। तो जिसको बनाना चाहता था अमेरिका वो नहीं बन पाया, ऊपर से मंत्री भी उसका नहीं बन पाया, इसीलिए मामला गया बिगड़, इसीलिए ये आ गया, फिर से आंदोलन कर देंगे, फिर से तुमको हटा देंगे। अच्छा तू कर फिर आंदोलन है। अब ये एक चीज ये देख लीजिए, इसके एनजीओ वाला एक भट्टा बिजनेसमैन है, भट्ट कह लीजिए, भट्टा कह लीजिए, एक बिजनेसमैन है जो इसको फंड देता है। ये 2022 में आर्म प्रोक्योरमेंट के लिए जो नेपाल पुलिस के लिए करने वाला था, उस कंट्रोवर्शियल डील का मास्टरमाइंड था, और ये हामी नेपाल को पैसा देता है, ठीक। ये हामी नेपाल ने खुद स्वीकार भी किया है, ये है उसका, ठीक है ना। यहां लिख रहा है ना, दीपक भट्टा चेयरमैन ऑफ इनफाइनाइट होल्डिंग्स, एक कंपनी है इसकी, उसके जरिए आर्म डील करता था। और ये आर्म डील किससे करता था? ये अमेरिकी एजेंसियों के लिए, अन्य एजेंसियों के लिए दलाली का काम करता था, और ये उस दलाली के पैसे को सुदन गुरुंग साहब को भी देता था, है ना, हामी नेपाल वाले को। तो भाई साहब तुम कौन सा ऐसा एनजीओ चला करके लोगों का भला कर रहे थे कि तुम्हारे आर्म डीलर से, कंट्रोवर्शियल आर्म डीलर से, फेक आर्म डीलर से तुम्हारे संबंध है, जो तुमको चंदा भी देता है? कौन सा? अच्छा एक चीज क्या है ना, कि नेपाल को जो चूरन दिया गया भारत के खिलाफ, अरे भारत वालों से नफरत करो, तुम ये करो, ऐसे करो, वैसे करो, जो चूरन चाइना ने बांटा, उस चूरन में नेपाल का जो आज का जेनजी है, जिसको जेनजी जेनजी बोल रहे हैं, जेन जेड कह लीजिए, जेनजी कह लीजिए, उसके पास इतने लेवल पे सोचने की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं, उसके पास चीजें नहीं, भ्रष्टाचार वामपंथियों की चरम पे। हाँ एक चीज मैं बताना भूल गया, भारत में कुछ कह रहे थे रिजीम चेंज वेंज का, फलाना ढिकाना आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। नेपाल के अंदर इस रिजीम चेंज की आइडियोलॉजी में दो आइडियोलॉजी जो भारत के अंदर है, वामपंथी आइडियोलॉजी और कांग्रेसी आइडियोलॉजी, दोनों बुरी तरीके से फेल हुई हैं, और जनता ने वामपंथी आइडियोलॉजी और कांग्रेसी आइडियोलॉजी, जो भारत में वामपंथी कांग्रेसी आइडियोलॉजी है, तो कांग्रेसी आइडियोलॉजी वहां के देवबा की पार्टी है, और उसके बाद ओली और प्रचंड की पार्टी जो है वामपंथी पार्टी है, उसकी व्यवस्था को, उसकी आइडियोलॉजी को पूरी तरीके से नकार दिया है, क्योंकि ये भ्रष्ट आइडियोलॉजी है, देश के बारे में नहीं सोचने वाली है। तो भारत में भी जो भ्रष्ट आइडियोलॉजी है उसके बारे में लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर से आते हैं पॉइंट पे, है ना। अब ये समझ लीजिए, हामी नेपाल के संस्थापक सुदान गुरुंग खुद उन लोगों से पैसा ले रहे हैं जो भ्रष्टाचार और काले धंधे के लिए कुख्यात हैं, ठीक। दीपक भट्टा हथियार डीलर और घोटालेबाज, साहिल अग्रवाल कोविड काल में थर्मामीटर गन ब्लैक मार्केटियर, सीआईए लिंक वाले मैक्साय अवार्ड विजेता डॉक्टर सुदंग रुइट। मैंने आप कौन सा रिजिम चेंज फार्मूला अपना रहे हैं भैया, भ्रष्टाचारियों से पैसा लेकर, किसके बारे में बताएंगे? अब आते हैं एक और पॉइंट पे, इन जो तीनों लोगों को, घसिंग साहब को, रामेश्वर को और ओपीआरएल को जो मंत्री नियुक्त किया है, अब बात ये होने लगी कि भैया ये प्रो इंडिया है, प्रधानमंत्री भी प्रो इंडिया है। तो जब ये चारों प्रो इंडिया हो गए, मोनार्की वाले जो राजा साहब हैं वो भी प्रो इंडिया है, और बड़े मात्रा में गुरु गोरखनाथ को मानने वाले गोरखा जो हैं वो भी प्रो इंडिया है। हमारा रोटी बेटी का संबंध है, तो आम पब्लिक में इंडिया को लेकर के बहुत दिक्कतें हैं नहीं, ये जो सोशल मीडिया इस तरीके से नैरेटिव फैलाया गया, उन्हीं में केवल प्रॉब्लम है। जब उन्हीं में प्रॉब्लम है केवल, और इतने प्रो इंडिया वाले इकट्ठा हो गए, तो जाहिर सी बात है कि चाइना और अमेरिका को तो समस्या होनी ही होनी है ना गुरु, समस्या होनी है, तो इसी तरीके की चीजें होंगी। लेकिन अब ये भी काउंटर किए जाएंगे, है ना। लोग पूछेंगे ना कि भैया 2 दिन में ऐसी क्या बात बिगड़ गई,
6 महीना। और क्या कहा है सुशीला जी ने, देखो भैया मैं यहां सत्ता का सुख भोगने नहीं आई हूं, 6 महीने के लिए आई हूं, 6 महीने में सत्ता सौंप के चली जाऊंगी। गेम बिगिन। ये सब बेनकाब होंगे। आपको क्या लगता है कि एजेंसियों के पास, दुनिया भर की एजेंसियों के पास इनके काले चिट्ठे नहीं होंगे? कहां से बाहर निकल करके आ रहे हैं? सबके आ जाएंगे। बालेन साहब, फालेन साहब लौंडे हैं यार अब ये 4-4 दिन के। इनको लोगों ने यूज कर लिया तो इनको लगा कि हमने बहुत बड़ी क्रांति कर दी है। अब क्रांति नहीं होगी भाई साहब, ये क्रांति नहीं थी, ये अपने देश के साथ गद्दारी थी। और ये सुदन गुरुंग कह रहा है कि ओम प्रकाश आर्यल जयचंद है, इसने गद्दारी की, हमने इसको बातचीत करने के लिए भेजा। ओपन कह रहा है माइक पे, अब सुन सकते, वीडियो चूंकि चला नहीं सकते, कॉपीराइट आ जाता है इसी वजह से। तो ये है इनकी असलियत। और मैं आपको बता रहा हूं, नेपाल अभी सुधरेगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा नेपाल को सुधरने में। तो आप सभी लोग जुड़े, होप ए कंटेंट एनालिसिस फैक्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लोग समझें कि क्या चल रहा है नेपाल के अंदर। अगर आप डोनेट और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।